तो हम पढ़ने जा रहे हैं वह प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसकी 6 प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी वन बाय वन हम लोग समझते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाऊंगे एक एग्जांपल लेकर, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनअल्टर्ड इफ रोज आर चेंज इनटू कॉलम और कॉलम्स आर चेंज इनटू रो। इनका बोलने का मतलब है, एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास, ठीक है, डिटरमिनेंट मान लो 9 9 12 है और 1 3 -4 है और 1 9 12 है मान लो, ठीक है ना। बोला इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, मान लो बोला कि एक डिटरमिनेंट है डी ए और दूसरा एक और डिटरमिनेंट है डी वन, नया डिटरमिनेंट ले लो। बोल रहा है कि अगर ये डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए यानी ट्रांसपोज लिया जाए, मान लो नया डिटरमिनेंट बना देता हूँ, ये रो को मैं चेंज कर देता हूँ कॉलम में, इस रो को भी मैं बदल देता हूँ कॉलम में और इस रो को भी बदल देता हूँ मैं कॉलम में। तो बोल रहे हैं ये लोग कि जब हम रो को कॉलम में बदलते हैं तो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो सेम ही रहता है, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एक्सपांशन तो आपको मैंने सिखा ही दिया है, एक बार फटाफट कैलकुलेशन इसका कर देते हैं। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो डी की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 9, मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, 3 -4 9 12, यहाँ आ जाएगा -9 1 -4 1 12 +12 1 3 1 9। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा 36 + 36 -9, यहाँ 12 है, 12 + 4 +12 9 -3। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 9 × 72 -9 × 16 +12 × 6, है ना। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको। ये बन जाएगा 648 -144 + 72। तो इसका आंसर आ गया 576, ठीक है। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। अब इस डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को मैं इंटरचेंज कर दिया, तब देखते हैं आंसर सेम रहता है कि नहीं। स्टेटमेंट तो बोल रहा है सेम रहता है, देखते हैं क्या बनता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, नया नाम दे दिया डिटरमिनेंट 1, तो बन जाएगा 9। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको। 3 9 -4 12 -1 9 9 12 12 +1 9 3 12 -4। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा 9 36 + 36 -1 108 -108 +1 -36 -36 9 × 72 हो गया, -1 × 0 हो गया, +1 × -72 हो गया। तो इसको पूरे सॉल्व करने पे आ गया 648 -72 576। तो देखो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है ना। फिर सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहा है इफ टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस, ठीक है ना। साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक डिटरमिनेंट है, एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी एक, अगर मान लो एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4 0 6 और 7 8 9, ऐसे एक डिटरमिनेंट लिए और बोला एक और डिटरमिनेंट ले लेते हैं इसी में से। बोला है एक और डिटरमिनेंट अगर मान लो हम बदल लेते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है मैं आपको एकदम सिंपल में बता दूं कि अगर हम किसी खाली दो रो, कोई भी दो रो, कोई भी दो रो, या ये दो रो हो या ये दो रो हो, कोई दो रो या तो दो कोई कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, सिर्फ दो रो, हाँ 3 रो को नहीं, सिर्फ 2 रो को आप या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज करो, तो अगर इसका आंसर अगर मान लो 8 आ रहा है तो इसका आंसर चेंज करने पे -8 आएगा, ऐसा कहना चाह रहा है। देखते हैं या ये सही स्टेटमेंट लिखा है या नहीं लिखा है, हम लोग एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक नया डिटरमिनेंट ले लेता हूँ मैं, किसी दो रो को मैं बदल देता हूँ, ठीक है ना।
तो किसी दो रो को मैं बदलने जा रहा हूँ, तो पहला मैं वैसे ही रखता हूँ पहले रो को, और नीचे के जो दो रो है ये दोनों रो को मैं आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाता है 789 और ये बन जाता है 406। देखते हैं क्या होता है। तो पहला जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0 माइनस 48 माइनस 2 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 0, ये बन जाएगा -48 प्लस 12 प्लस 96, ये आ गया 60। ठीक है, अब दूसरा वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं जिसमें हमने सिर्फ दो रो को बदला है, अच्छा सेकंड और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज किया। तो देखते हैं इसका वैल्यू वही रहता है कि नहीं, है ना। डायरेक्ट फटाफट करता हूँ, 148 माइनस 0 माइनस 2 42 माइनस 36 प्लस 3 0 माइनस 32। तो इसका आंसर आ जाएगा 48 माइनस 12 माइनस 96। देखो आंसर आ गया -60। तो दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी बता रहा है कि अगर आपके पास कोई भी दो रो, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। बोल रहा है कि डिटरमिनेंट अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूँ, एक एग्जांपल के तौर पे एक डिटरमिनेंट लेता हूँ 2 3 4, दूसरा भी 2 3 4 ही लेता हूँ और 1 5 6 लेता हूँ। बोला अगर आपके पास अगर कोई भी दो रो, कोई भी दो रो, तीन रो हो तो और अच्छी बात है, अगर कम से कम दो रो सेम आ गया ना तो इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है ना, या कोई भी दो कॉलम को देखते हैं आंसर 0 आता है कि नहीं। एक बार इसका एक्सपांशन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, 18 माइनस 20 माइनस 3 12 माइनस 4 प्लस 4 10 माइनस 3। तो ये बन जाएगा 2 इंटू -2 -3 8 प्लस 4 7। ये बन गया -4 -24 प्लस 28। तो ये -28 प्लस 28 इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट की अगर कोई भी दो रो या दो कोई कॉलम सेम हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आती है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट भी ईच मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर, द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर मान लो एक डिटरमिनेंट है आपके पास, एक डिटरमिनेंट है 258371 258371 202 202। ठीक है, और एक मान लो हमने ना एक नया डिटरमिनेंट बनाया। नया डिटरमिनेंट कैसे बनाया, मान लो हमने सोचा कि कॉलम 1 में, ये जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 में मैं ना 5 मल्टीप्लाई करके एक नया डिटरमिनेंट बना लेता हूँ, एक नया डिटरमिनेंट बना लेता हूँ। मैंने 5 मल्टीप्लाई किया, मैं आपको यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ। कॉलम 1 को मैं 5 मल्टीप्लाई करके नया डिटरमिनेंट बना रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 10 15 10, ये बन जाएगा 570। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। डिटरमिनेंट में क्या होता है ना, स्पेसिफिक नंबर स्पेसिफिक रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो वो लोग ये बोलना चाह रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ वो लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, आपके पास अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट में आप किसी कॉलम या किसी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो। मान लो इसका आंसर आ रहा है आपका, इसका आंसर आ रहा है 20, और आपने उस रो या कॉलम में अगर आपने 5 मल्टीप्लाई करके नया डिटरमिनेंट बनाया है तो नया जो आंसर आएगा वो 5 इंटू 20 आ जाएगा। यानी आप अगर किसी रो या कॉलम में अगर नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो नंबर है उस आंसर में मल्टीप्लाई होकर नया आंसर बनेगा, ऐसा कहना चाह रहा है। तो चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या ये सही स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है ना, देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं पूरा तो ये बन जाएगा 2 14 माइनस 0 -5 6 -2 प्लस 8 0 -14।
तो बन जाएगा 28 माइनस 20 माइनस 112। इसको पूरा सॉल्व करने पे आया -104। अभी हमने कॉलम वन में 5 मल्टीप्लाई करके नया डिटरमिनेंट बना लिया है ना। कॉलम वन में 5 मल्टीप्लाई करके नया डिटरमिनेंट बना लिया। अब इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या आएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ स्टेटमेंट ये बोल रहा है 5 इंटू -104 आएगा। ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, देखते ही आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते ये बन जाएगा 10, 14 माइनस 0 -5, 30 माइनस 10 प्लस 8, 0 माइनस 70। ये बन जाएगा 140 माइनस 100 माइनस 560। ये बन गया -520। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो 5 इंटू -104 ही बन गया है। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। अगर ये -104 है और मैंने किसी कॉलम में या रो में 5 मल्टीप्लाई किया तो नया आंसर 5 मल्टीप्लाई करके ही आएगा। ठीक है ना। तो इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पर। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, ये थोड़ा स्टेटमेंट इतना जो लंबा लिखा है उसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ एन टर्म, द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ एन डिटरमिनेंट्स। अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये स्टेटमेंट शायद कुछ अलग लिखा होगा। ठीक है ना। मैं इसका मतलब बता देता हूँ। वो लोग ये बोलना चाह रहे, इसमें नंबर नहीं लूँगा, नंबर लूँगा तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। एक कॉन्स्टेंट एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है ना। मान लो आपके पास एक कोई डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से आपका ऐसा है, मान लो a प्लस के है ना, a प्लस के, b प्लस के और है c प्लस के। ठीक है ना। के भी नहीं, हम अलग अलग एलिमेंट ले लेते हैं, के भी क्यों नहीं। ठीक है। a प्लस के, b प्लस वाई, c प्लस जेड है मान लो। ठीक है ना। और बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट मान लो आपके ऐसे हैं, d e f g h i। तो वो लोग ये स्टेटमेंट से, ये इतना लंबा जो स्टेटमेंट ये लोग ने लिखा है, इस स्टेटमेंट से वो लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा, अगर आपके पास सम में अगर कोई चीज़ें पड़ी हैं ऐड करके, एक जगह पर ऐड करके अगर कोई पड़ी हुई है किसी रो या कॉलम में, तो हम लोग इस डिटरमिनेंट को दो पार्ट में तोड़ सकते हो। तो दो पार्ट में कैसे तोड़ने का, इस डिटरमिनेंट को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। दो सम के पार्ट, एक्सप्रेस एज सम, है ना। दो सम के पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ने का, कि जो सेकंड एलिमेंट है पहले वो भूल जाओ अगर मान लो, तो ये बन जाएगा ए बी सी, नीचे एलिमेंट वैसे ही रहेंगे डी ई एफ जी एच आई। और जो दूसरा रहेगा उसमें क्या करने का, आपको फर्स्ट वाला भूल जाने का, आपको फर्स्ट वाला पार्ट भूल जाने का। ये भूल गए, ये भूल गए, ये भूल गए, तो बन जाएगा के वाई जेड, और नीचे वैसा का वैसे ही रहेगा डी ई एफ। ठीक है। ऐसा आप लोग तोड़ सकते हो। ठीक है। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूं। अगर मान लो आपके पास, ये तो मैंने रो के हिसाब से बता दिया, मैं कॉलम का एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। कॉलम में मान लो आपके पास है, आपके पास अगर ऐसा है तो आप दो पार्ट में नहीं तीन पार्ट में भी तोड़ सकते हो, जितना जैसा जरूरत रहेगा। अगर मान लो आपके पास ऐसा है A1 प्लस LB1 प्लस MC1 B1 C1, यहाँ है B2 C2 और यहाँ है B3 C3, और यहाँ पे है एलिमेंट्स A2 प्लस LB2 प्लस MC2, यहाँ है A3 प्लस LB3 प्लस MC3। अगर किसी एक कॉलम में तीन पार्ट में टूटा हुआ है, तीन पार्ट के एडिशन में है ना, तीन लोग ऐड हो रहे हैं, तो इसको आप लोग तोड़कर तीन अलग अलग डिटरमिनेंट में आप तोड़ सकते हो। ठीक है ना। कैसे तोड़ सकते हो मैं बता दूं आपको, ऐसे तीन पार्ट में आप तोड़ सकते हो इसको। ठीक है। देखो कैसे टूटता है, देखो पहले हम लोग इनको भूल जाएंगे, इनको भूल जाएंगे, इनको भूल जाएंगे और इनको भूल जाएंगे, और बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे ही लिख लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है। अब दूसरा डिटरमिनेंट जब बनाने जाएंगे हम लोग, तो दूसरे डिटरमिनेंट में आप लोग को क्या करना है, दूसरे डिटरमिनेंट में आप लोगों को
इनको भूल जाना है, इनको, है ना, इसको, इसको, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे लिख देंगे, LB1 LB2 LB3 LB1 B1 C1 LB2 B2 C2 LB3 B3 C3, ऐसा आप लिख सकते हो। उसी तरीके से आप तीसरा पार्ट भी बाकी है। तीसरे पार्ट में कोई भी आप दो लिखोगे, यहाँ पे सी था, यहाँ पे सी था। अच्छा, अब तीसरा पार्ट बाकी है, तो अब मैं जब तीसरे पार्ट में लिखने जाऊंगा तो ये दो लोगों को भूल जाऊंगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा MC1 B1 C1 MC2 B2 C2 MC3 B3 C3। तो उनका बोलने का मतलब है कि आप लोग उसको तोड़ तोड़ के भी सम के तरीके से ऐड कर सकते हो। एक एग्जांपल देके आपको क्लियर हो चुका होगा इतना बड़ा स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unaltered if two element of one row or column be added by any constant multiple of corresponding element of any other row or column। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट तो हमको समझ ही नहीं है, एग्जांपल लेके चलते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट का मतलब क्या है। बोलता है अगर डी कोई एलिमेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, पहले कांस्टेंट एलिमेंट्स लेके बता देता हूँ। डी अगर कोई एक डिटरमिनेंट है ABC DEFGHI, मान लो एक डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। मान लो ऐसे एक आंसर ले लेता, इसको सॉल्व करने पर अगर मान लेते हैं कि इसका आंसर अगर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है A² B² C², मान लो ऐसे ही ले लिया मैंने, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं अगर हम इस पर कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं, जैसे इस पर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ, ρ1 इक्वल टू ρ1 प्लस KR2, है ना, K मल्टीप्लाई के R2 में ऐड कर रहा हूँ, है ना। K कोई नंबर हो सकता है, या 2 ले लो, 2 ले लो, चलेगा, कोई भी नंबर ले लो आप, 2 ले लेते हैं हम, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। 2 ले लिया मान लो हमने, तो जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, A प्लस 2D B प्लस 2E C प्लस 2F, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो जो हमने मैट्रिक्स में सीखा था। बाकी लोग तो ऐसे ही रहेंगे। तो बोलने का मतलब ये है इनका कि अगर मैं कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ, तो अगर पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से पहले डिटरमिनेंट का आंसर A² B² C² आ रहा था, तो नया एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद भी उसका आंसर A² B² C² रहेगा, उसमें कोई ऑल्टरेशन, कोई आंसर में ऑल्टर नहीं होगा, ठीक है। इसको चाहिए तो हम एक एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो हम इसको है ना एक नंबर, एलिमेंट्स में हम नंबर ले लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर मान लो डिटरमिनेंट है एक 1 2 3 और है 0 2 1 और 1 3 और 4, मान लो कोई ऐसी डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसका आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, फिर इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर अगर मैं निकाल लूँ तो ये बन जाएगा 1 8 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 1 और बन गया प्लस 3 0 माइनस 2। इसको सॉल्व करूँ अगर मैं, तो 5 प्लस 2 माइनस 6, आंसर आ गया 1, ठीक है। अगर मैं मान लो इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ, ठीक है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या लगाने जा रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ, ρ1 चेंजेस टू ρ1 प्लस 2 ρ2, ऐसा मान लो मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया। तो नया डिटरमिनेंट जो बनेगा, मान लो D1 नाम दे दिया, तो इसके ρ1 के एलिमेंट्स चेंज होने वाले हैं जो हम मैट्रिक्स में करते थे, तो बाकी रो टू और रो3 को वैसे लिख देते। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, 1 प्लस 0, तो ये तो बन गया 1, इसमें आ जाएगा 2 प्लस 4, ये बन गया 6, 3 प्लस 2, ये 5 बन गया। अब इसका आंसर निकाल कर देखते हैं क्या बनता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं क्या बनता है, तो ये बन जाएगा 1 8 माइनस 3 माइनस 6 0 माइनस 1 प्लस 5 0 माइनस 2, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है आंसर, ये बन गया 5 प्लस 6 -10। तो देखो इसका आंसर भी आप लोग को देख रहा है,
दिख रहा है? तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद। आप एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 10 बार लगाओ, कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हमने डिटरमिनेंट के सीख ली है। तो एक्सरसाइज 4.2 में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। हमें डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करना है जो अभी हमने सीखा था, विदाउट एक्सपांडिंग, है ना। प्रूव क्या करना है, मैं क्वेश्चन आधा लिखा हूँ। प्रूव करना है ये इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। तो देखो, डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई डिटरमिनेंट आपके पास सम के फॉर्म में है, जैसे देखो ना, ये सम के फॉर्म में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये दो तो सीधा सीधा है, लेकिन ये जो तीसरा कॉलम जो है ना, ये तीसरा कॉलम आप देखोगे दो चीज का एडिशन हो रहा है। तो एक प्रॉपर्टी थी, उसमें आप लोग इस डिटरमिनेंट को दो पार्ट में तोड़ देते थे, दो पार्ट में तोड़ देते थे। दो पार्ट में तोड़कर आप लोग को ऐसा सिखाया था मैंने कि ये भूल जाने का और बाकी सारे एलिमेंट लिख देने का, और अगली बार वाले डिटरमिनेंट में आपको मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट भूल जाने का और बाकी सारे एलिमेंट लिख देने का। अच्छा, ये तो हमने एक प्रॉपर्टी लगा दिया, कुछ थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी थी ये, ठीक है। अच्छा, अभी फिर एक और प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको एक और प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम बन जाता है। देखो, इसमें ये रो, सॉरी ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, तो अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम बनता तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 0 हो गई। प्लस इसमें भी देखो, ये दो कॉलम सेम है, तो इसका भी आंसर 0 ही आने वाला है। इसको एक्सपांशन करना है तो करो, लेकिन एक्सपांड करना है नहीं, वैसे आप एक्सपांशन करोगे तो 0 ही बनेगा। तो उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर्टी याद रखो, ठीक है ना। तो 0 + 0 इज 0, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट समय, इसको भी हमको बिना एक्सपांशन के इसका आंसर हमको 0 लेके आना है, ठीक है ना। अभी आप लोग एक चीज नोटिस करो, कभी भी डिटरमिनेंट है ना सॉल्व करने से पहले आप लोग है ना उस वो जो डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट्स रहते हैं ना, उसको है ना थोड़ा गौर करने का। ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर देने का, पहले सोच लेने का कि क्या स्टेप करना है, वरना आप डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे ना, नहीं आएगा। अभी है ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा उसके अंदर, कुछ चीज 0 हो रहा होगा, कुछ ऐड करके सेम नंबर बन रहा होगा, देखने का क्या किस में ऐड करूंगा या क्या किससे माइनस करूंगा तो क्या पैटर्न बनता है, ये देखना, फिर सॉल्व करना, ये सही तरीका है डिटरमिनेंट को करने का, ठीक है। अगर आप देखोगे तो देखो सब एक जैसे ही, देखो इसमें अगर a माइनस बी इससे स्टार्ट हो तो b माइनस सी आया, फिर c माइनस ए आया। यहाँ b माइनस सी से स्टार्ट हो तो c माइनस ए आया, फिर a माइनस बी आया। फिर यहाँ c माइनस ए से स्टार्ट हो तो a माइनस बी आया, फिर b माइनस सी आया। बोलने का मतलब हर जगह कुछ ना कुछ पैटर्न बना ही रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं ये सबको उठाकर इसमें ऐड कर दूं, सबको, है ना, इसको उठा के इसमें, इसको उठा के इसमें, तो आपको नहीं लगता सारे a माइनस बी, तीन ही लोग तो बैठे हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, यही है तीन, ये तीन से ये पूरा डिटरमिनेंट बना हुआ है। तो अगर मैं इन सबको उठा के एक ही रो में घुसा दूं या एक ही कॉलम में घुसा दूं, वैसे रो ऑपरेशन लगाना मुझे ज्यादा सुटेबल पड़ता है, या किसी रो में घुसा दूं या किसी कॉलम में, एक स्पेसिफिक रो या किसी कॉलम में ऐड कर दूं, तो वो सब लोग एक जगह आकर बैठ जाएंगे, ठीक है। देखो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये आपको नोटिस करना है सम करने से पहले, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। रो 1 है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने जा रहा, रो 1 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2। अगर मैं ये सब कुछ रो 1 मैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 तीनों कर दूं, यानी रो 1 में मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, ये सब को उठा के इसमें डालने वाला हूँ। तो देखो अगर मैं एक एक स्टेप दिखाऊं, एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊं, तो a माइनस बी में b माइनस सी ऐड होगा और c माइनस ए ऐड होगा। वैसे b माइनस सी में c माइनस ए ऐड होगा और a माइनस बी ऐड होगा। और उसी तरीके से तीसरे कॉलम में a माइनस बी माइनस सी, ये सब लोग ऐड होंगे और बाकी लोग तो वैसे ही बैठे रहेंगे, b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए,
ए माइनस बी और ए माइनस बी बी माइनस ए। अब आप लोग ऊपर वाला पार्ट देखोगे ना, देखो ये कट जा रहा है, माइनस सी प्लस सी से, माइनस ए प्लस ए से, माइनस बी प्लस बी, सब कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा 0 0 0 बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का कि अगर कोई एक पूरा रो, कोई भी रो, सेकंड रो हो सकता है, थर्ड रो हो सकता है, या एक पूरा कॉलम अगर जीरो हो रहा होगा ना तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है ना। ये भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 6 प्रॉपर्टी के अलावा 7वीं प्रॉपर्टी आप ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत लोग इसको लगा लेते हैं, हालांकि ये प्रॉपर्टी में लिखा नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह आप मानकर इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी प्रॉपर्टी लगा के एक्सपांड करना, मतलब प्रॉपर्टी लगाना, एक्सपांड नहीं करना है। तो देखो अभी है ना, मैंने अभी आपको बताया कि ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर दो इसको, नहीं, पहले आप उसको नोटिस करो, इसको नोटिस करो प्रॉपर्टी लगाने से पहले कि इसमें क्या ऐसा पैटर्न बनाऊंगा, क्या इसमें ऐसा जुगाड़ बिठाऊंगा कि मेरा प्रॉपर्टी में लगा सकूं। अब देखो ये तो नंबर आ गए, तो नंबर वाले और टफ होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे ये बड़ा नंबर जो है, इतने बड़े बड़े नंबर जो है, ठीक है, इसको आप देखोगे तो ये सारे के सारे, है ना, आप देखोगे ना, ये देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर देखोगे 65 को सब 9 के टेबल में जा रहा है, अगर थोड़ा सा टेबल में तो नहीं बोलूंगा, टेबल से थोड़ा कुछ ऐसा हो रहा है, देखो ये 2 7 3 8 5 9, इसको देखोगे तो 9 7 जा 63 प्लस 2 लिख सकता हूँ, इसको 9 8 जा 72 प्लस 3 लिख सकता हूँ, और इसको 9 9 जा 81 प्लस 5 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, या तो ऐसा समझ लो, हाँ ऐसा लिख सकता हूँ, बराबर। अच्छा, अब इसको इसको मैं अगर दूसरी प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ कि अगर बीच में कोई एडिशन वाला पार्ट रहेगा तो उसको आप तोड़ के दो टुकड़े में भी कर सकते हो। तो दो दो टुकड़े में करने का तरीका मैंने आपको बताया था, दो टुकड़े में तोड़ने का तरीका आपको बताया था। पहले तो आप इसको भूल जाओ और बाकी लोग को लिख दो, 2 7 9 इंटू 7, है ना, 3 8 9 इंटू 8, 5 9 9 इंटू 9, ठीक है ना। ये जो दूसरा वाला डिटर्मिनेंट वाला पार्ट है उसमें इसको भूल जाओ, तो इसको लिख दोगे 2 7 2 3 8 3 5 9 5। ऐसा मैंने ऐसा ही क्यों किया, ये ना, ये पहला स्टेप करने से पहले है ना बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अभी देखोगे आप लोग, अभी देखोगे तो इसमें देखोगे आप लोग कि इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो इसका आंसर तो क्या होने वाला है, 0। तो ये कहीं ना कहीं इस स्टेप को सॉल्व करने से पहले सोच लेना था कि ये ऐसा कुछ बनाना है आपको, ठीक है ना। यहीं पर थोड़ा वो प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा डायरेक्ट बोलूंगा तो आएगा भी नहीं, वो प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आ गया 0, ठीक है, लेकिन पहले वाले डिटर्मिनेंट का क्या, पहला डिटर्मिनेंट तो आज भी वैसे ही बैठा है। तो अगर पहला डिटर्मिनेंट आप लोग देखोगे तो कॉलम 1 में से ना, सॉरी कॉलम 3 में से आप 9 कॉमन निकाल सकते हो। 9 एक ही बार निकलेगा, 3 बार कॉमन नहीं निकलेगा, वो एक ही बार निकलता। ऊपर से आप लोग क्या निकाल दोगे, यहाँ से 9 बाहर निकाल लोगे। तो जैसे ही 9 बाहर निकालोगे, यहाँ से अगर मान लो 9 आपने बाहर निकाल लिया, तो 3 बार 9 बाहर नहीं निकलेगा, एक कॉमन बन के एक 9 बाहर निकलेगा, तो ये 9 डिटर्मिनेंट के आगे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचा, 2 7 7 3 8 8 5 9 9। अब देखोगे आप लोग तो इसमें ये दो कॉलम सेम हो चुका है, तो अगर कोई दो कॉलम सेम होता है तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर तो 0 ही आता है ना। तो फाइनली अपना आंसर आ गया 0 + 0 = 0। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, बच्चों को एक और दिक्कत है, सर इधर 3 बार 9 था तो आप 9 इंटू 9 इंटू 9 की कॉमन नहीं निकाले। ऐसा नहीं होता, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक अगर तीनों रो, सॉरी किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई नंबर सेम है, तीनों में सेम होना चाहिए, तीनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो वो एक ही बार बाहर निकलता है, 3 बार नहीं निकलता ना। तो ये आप गलती मत करना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 4। सब में बार बार प्रॉपर्टी लगाना है और आंसर निकालना है 0,
ठीक है ना। तो हमारा ये डिटरमिनेंट दे रखा है ये लोग ने ना, इसको डी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो ये ए बी प्लस ए सी बन रहा है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये आपको पहले ही सोच लेना है, ठीक है, कि क्या हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, देखो प्रैक्टिस से आएगा, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, देखने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्या होगा, क्या बनने वाला है, वो देखने का प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभी आप देखोगे तो ये सॉरी ए बी प्लस ए सी बना, इधर ए सी है, ए बी प्लस ए सी। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें ए बी ए सी है और बी सी इसमें ऐड हो जाएगा तो ए बी बी सी ए सी सब आ जाएगा। वैसे इसमें ए बी बी सी और सी ए इसमें अगर ऐड होगा तो ए बी बी सी सी ए सब आ जाएगा। वैसे इसमें सी और ए बी है, वैसे इसमें ए बी ऐड होगा तो इसमें भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ये चीज़ नोटिस कर लिया, ठीक है ना, यही आपको नोटिस करना है करने से पहले। अच्छा, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, कॉलम 3 में मैं चेंज करने जा रहा हूँ। कॉलम 3 में मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, कॉलम 2 को। तो जैसे ही कॉलम 3 में मैं कॉलम 2 को ऐड करता हूँ तो जो कॉलम 3 है वो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए, वैसे सी ए प्लस ए बी प्लस, सॉरी ये सी बी है, इधर सी बी है, इधर सी बी, सॉरी सी बी प्लस ए बी। तो अगर आप अब नोटिस कर रहे होंगे तो ये सारे एलिमेंट सेम ही है ना, सारे एलिमेंट सेम ही है। तो अगर मैं बाहर निकाल लूँ इनको, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को ऐसा बाहर निकाल लूँ, ऐसा कॉलम में से बाहर निकाल लूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये बाहर आ गया ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये बाहर आ गया, इन सब में से बाहर आ गया। तो डिटरमिनेंट के बाहर आके बैठ गया, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर 1 1 1 बैठा है, बी सी सी ए बी बैठा है, तो इधर क्या बैठेगा, सब निकल गया तो 1 बचा है ना, सबके मल्टीप्लीकेशन में 1 ही तो रहते हैं, है ना, तो 1 ही बचा होगा उधर पे। अब देखोगे आप लोग तो ये दो कॉलम सेम बन चुका है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो उस ये लिखना जरूरी नहीं है, चलता है ना, लिखो तो अच्छी बात है। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर तो होने वाला है 0। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ गया, 0। तो हो गया हेंस प्रूव। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। देखो अब ये जो हमारा नेक्स्ट सम है, इसमें हमको एक डिटरमिनेंट या प्रूव हमको करना है ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। अब तक क्या होता था, हमको 0 प्रूव करने बोला था, अब आंसर भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाना है ना। तो देखो अभी है ना, ये थोड़ा प्रैक्टिस आएगा, मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ, आपको है ना पहले नोटिस करना है क्या हो करना चाहिए। हमें देखो इधर सब सिंगल सिंगल लोग बैठे, सब सिंगल सिंगल लोग बैठे, और इधर सब डबल डबल लोग बैठे, ठीक है ना, डबल डबल लोग बैठे। तो मैं ना, मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को 0 बनाने की कोशिश करता हूँ हमेशा ना। 0 बनाने का मेरा बहुत ऐसा रहता है कि 0 बना दूंगा ना तो सम आ जाता है। कितने बार 0 बनता नहीं है तो लेकिन आंसर आने लगता है, ठीक है ना, ऐसा भी हो जाता है। कोशिश मेरी ये रहती है कि हमेशा 0 बनाऊं, ठीक है ना, और कम से कम सबको काटने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे इधर पे b प्लस सी है, इधर b प्लस सी है और इधर c प्लस ए है। अगर ये इधर पे अगर माइनस कर दो तो सी सी तो उड़ जाएगा, b माइनस ए बचेगा। वैसे इधर पे भी कुछ तो कटेगा, वैसे इसको भी इसमें से माइनस करूं तो कुछ तो कटेगा। तो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो लाना है अपने को, है ना। तो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगेगा। अच्छा, तो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा, माइनस अगर करूँ, आप देखो ये वाला चीज़ इसमें से माइनस करूँगा तो b माइनस ए बचेगा, वैसे ये q माइनस पी बचेगा, वैसे ही ये वाला पार्ट अगर माइनस करूँ तो y माइनस एक्स बचेगा। और यहाँ के लिए तो लोग वैसा के वैसे ही बैठे रहेंगे, c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ आ जाएगा p प्लस क्यू, और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई। फिर से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, देखो यहाँ b माइनस ए है, यहाँ a b है, यानी अगर ये इसमें ऐड कर दूँ तो कुछ तो कटेगा। देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है, वैसे ही नंबर एलिमेंट सेम है ना, सारे अल्फाबेट सेम थे, तो मैंने मौका देख के ये वाला इसमें से माइनस कर दूंगा,
ठीक है ना, ये देखने पर है, सारा चीज देखने पर है कि हमको नया एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना क्या है। ठीक है ना, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस करूंगा मैं R3। क्यों प्लस किया, क्योंकि जब मैं प्लस करूंगा तो ही तो ये दो कटेगा, माइनस करूंगा तो कहाँ से कटेगा, है ना, बी कट जाएगा। आप माइनस करो ना तो माइनस करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस कर देखो, अगर माइनस करोगे तो बी कटेगा, वैसे ही क्यू कट जाएगा, माइनस करोगे तो वाई कटेगा, लेकिन प्लस करोगे तो दूसरे एलिमेंट्स कट रहे हैं, तो वो आपके ऊपर, आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं R1 प्लस R3 लगा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा, अगर मैं ऐड करूँ तो ये बन जाएगा 2b, ये बन जाएगा 2q, और ये बन जाएगा 2y। ठीक है, यहाँ आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा r प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर देखूं तो इन सब में 2 बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, रो के अलोंग मैं ये 2 बाहर खींच लेता हूँ। 3 बार 2 नहीं निकलेगा, मैं इससे पहले वाले सम में भी बताया, एक ही बार 2 निकलता है। ठीक है, एक ही बार 2 निकलेगा। देखते हैं क्या बनता है, थोड़ा चीज़ों को साफ ही रखें तो अच्छा है। देखते हैं क्या बनता है अभी। ठीक है, तो स्पेस की कमी है, जुगाड़ बिठा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 मैं बाहर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ अगर देखूँ तो ये बचा है डी क्यू वाई, यहाँ बचा है सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, और यहाँ बचा है ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, और यहाँ बचा एक्स प्लस वाई। अगर आप लोग अब चीज़ देखोगे, एक और चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे हो, देखो ये मैं नोटिस करवा रहा हूँ इसलिए मत नोटिस करो, ये आपको खुद थोड़ा सोचने का। ये इसमें से माइनस करूँ, ये वाला इसमें से माइनस करूँ, तो ये वाला इसमें से माइनस करूँ, आपको सब कट कट करके खत्म करना है ना। ये मुद्दा आप रखो, तो आपका मेन एम ये रखो कि सब कुछ काटो, सब काट के सिंगल बनाओ, सिंगल बनाने की कोशिश करो कि जीरो बने, जीरो बने। अगर जीरो बनते 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 कुछ ऐसा बन जाएगा, या तो जीरो बन जाएगा या तो आंसर बन जाएगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चलो मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा यहीं कर लेता हूँ, ये बन जाएगा बी क्यू वाई सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा पी, यहाँ आ जाएगा एक्स, हाँ एक्स है ना, ए पी और एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब अभी फिर से आप चीज़ नोटिस कर रहे हो, तो ये वाला इसमें से अगर माइनस करूँ तो छोटा बन जाएगा, है ना, छोटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो आप ये चीज़ देखो, यहाँ भी देखते रहो, ये बी क्यू वाई आना था, देखो बी क्यू वाई अपना आ रहा है, यानी अपन कहीं ना कहीं तो सही चल रहे हैं। कितना सही है वो नहीं मालूम, लेकिन सही तो है। तीसरा ए पी एक्स आना था, ये देखो ए पी एक्स, यही ए पी एक्स ये रहा, समझ रहे हो, तो अपना सही चल रहा है, कहीं ना कहीं सही चल रहा है, चीजें सही चल रही है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, नया एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, रो 2 में चेंजेस करने जा रहा हूँ। रो 2 में क्या चेंज करने जा रहा हूँ, रो 2 माइनस रो 3, तो ये ऐसा नहीं लिखते, एरो बनाते इधर, तो ये बन जाएगा 2 बी क्यू वाई, और ये बन जाएगा सी आर जेड ए पी एक्स। ठीक है ना, अपना आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गया, अभी एकदम परफेक्ट आंसर नहीं है। जितने एलिमेंट्स थे वो तो आ गए, है ना, लेकिन लोगों की पोजीशन अलग है। देखो ना, बी क्यू वाई अगर फर्स्ट रो में बैठा है, इधर सेकंड रो में है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा ना, रोज को इंटरचेंज करूंगा। तो अगर मैं कोई, अगर प्रॉपर्टी आपको याद होगा, अगर कोई दो रो को इंटरचेंज करता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना, प्लस होगा तो माइनस बन जाता है। और एक मिनट, इसको थोड़ा साफ कर लो, अभी मेरे पास जगह की कमी है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊं, आप समझना, अब ये चीज को समझना जरूरी है। मुझे है ना, ए पी एक्स कौन से रो में चाहिए, फर्स्ट रो में चाहिए। ठीक है ना, ए पी एक्स मुझे फर्स्ट रो में चाहिए, मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ।
ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ लगाने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्व, इसके बाद का स्टेप यहाँ करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब भी है ना, मुझे ए पी एक्स जो है वो फर्स्ट रो में चाहिए, और यहाँ पे कौन से रो में है, थर्ड रो में है। तो मैं क्या करूंगा, रो 3 को इंटरचेंज कर दूंगा रो 1 से। तो इससे क्या होगा, बी क्यू वाई जो है वो यहां पहुंच जाएगा, लेकिन बी क्यू आई तो मुझे सेकेंड रो में चाहिए, है कि नहीं। देखो एक एक ऑपरेशन लगा के आपको दिखाता हूँ, एक एक ऑपरेशन आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने ये ऑपरेशन लगाया, R3 चेंजेस टू रो 1, ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया स्क्रीन, लेकिन आप एडजस्ट करो। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 तो बाहर बैठा ही है, ठीक है, 2 तो बाहर बैठा ही है। तो ये बन जाएगा ए पी एक्स इधर आ गया, और बी क्यू वाई नीचे चला गया, और यहाँ तो सी आर जेड आज भी बैठा है। लेकिन जब मैं कोई रो इंटरचेंज करता हूँ तो उसका साइन चेंज होता है, तो आगे माइनस लग जाएगा, है ना। अच्छा, अब फिर से मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं अपने जो प्रूव करने वाला चीज़ है उसमें फिर से नोटिस कर रहा हूँ कि मुझे सी आर जेड थर्ड रो में चाहिए, लेकिन यहाँ सी आर जेड सेकेंड रो में है, और बी क्यू वाई जो सेकेंड रो में चाहिए वो थर्ड रो में है। तो मैं रो 2 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, तो फिर से साइन बदल जाएगा, फिर से साइन बदल जाएगा। इसी चीज़ को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, रो 2 चेंजेस टू इंटरचेंजेस विथ रो 3। तो ये -2 जो है ऐसा बन जाएगा, देखो ए पी एक्स, बी क्यू वाई और सी आर जेड। लेकिन कोई जब हम रो इंटरचेंज करते हैं तो साइन फिर से चेंज होगा, यानी माइनस के आगे फिर से माइनस लग जाएगा, तो ये दोनों कट होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और फाइनली अपना आंसर आ गया, है ना, हेंस प्रूव्ड, आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सम सोचने वाला है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।